प्रणाम भाई साहब। जी। सभी को मेरा प्रणाम। भाई साहब ने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी मेरी, ऐसे कुछ भी नहीं है। बहुत ही मैं तो अभी अपने को स्टूडेंट ही मानती हूँ इस विषय में लेकर के कि यज्ञ के ऊपर जो है कुछ वैज्ञानिक काम जो थोड़ा बहुत मैंने किया है, मैं आज आप लोगों को उससे परिचय उसका कराना चाहती हूँ। शुरू करने के पहले मैं आप सबसे एक ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग एक कॉपी पेन लेकर के थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लें तो ये जो आंकड़े मैं बताऊंगी इसको आप लोग आगे, आपने कभी भी किसी प्रोग्राम में आप जाएं, चर्चा लोगों के बीच में बैठें तो अवश्य चर्चा करें। आज का समय जो है प्रामाणिकता का समय है और हर व्यक्ति जो है ना आपसे प्रमाण मांगता है। क्या है ना कि यज्ञ के ऊपर हम लोग ये जानते हैं कि वेदों में यज्ञ की अनंत महिमा गाई गई है। वेद में जो है इतने सारे लाभ बताए गए जो मैं अभी आपके साथ शेयर भी करूंगी। परंतु क्या है जो दिखता है लोगों को, उसमें कई आक्षेप आते हैं कि हम इतना जो लकड़ियां जला रहे हैं, जो हवन सामग्री के नाम से हम कुछ औषधियां जला देते हैं, जला के राख कर देते हैं, उसमें इतना धुआं होता है तो ये तो प्रदूषण करता दिख ही रहा है। तो ये कैसे प्रदूषण को दूर करेगा, किसी को समझ में नहीं आता। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई कोई भी साधारण धुआं करो और वो धुआं से जब फ्यूमिगेशन करने से कीड़े हट ही जाते हैं तो हम हवन ही क्यों करें, आप इतनी हवन की तारीफ क्यों करते हो। इस तरीके से दूसरा ये कि आज जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत ही भयानक परिस्थितियां ऐसे दौर से निकल रही है जिसमें कोई भी चीज काम करती नहीं दिख रही है। तो एक सोल्यूशन क्या यज्ञोपैथी उसमें लेके आ सकती है, इन सब विषयों पे आज हम चर्चा करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही। अच्छे से आ रही। ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे यज्ञ के वैज्ञानिक पक्ष की। यज्ञ को तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग यज्ञ से परिचित होंगे और करते भी होंगे कभी ना कभी। परंतु उसको एक धार्मिक कृत्य के रूप में ही हम सब अभी तक करते आए हैं। तो ये एक उसका पक्ष था जिसको हम लोग सब लोग अच्छे से जानते हैं। परंतु उसका बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो यज्ञ है इसके जो लाभ हैं, ये जो वेदों में इतने लाभ बताए गए हैं वो हमारे जिंदगी के हर पक्ष को प्रभावित करते हैं और सकारात्मक प्रभाव लेके आते हैं। तो पहले हम लोग चलिए यही जान लें कि वेदों में इसके बारे में क्या लाभ बताए गए हैं। तो यज्ञ जो है वेदों में बताया गया कि ये रोग का निवारण करता है, खाली इंसानों का ही नहीं पशुओं का भी करता है। हर प्रकार के रोगों का निवारण यज्ञ के द्वारा किया जा सकता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने इनकी विशेष औषधियां भी लिखी हम लोगों को वांग्मय नंबर 26 में बताई हैं कि कोई भी बीमारी हो जो इंसान के लिए आती है, उन अगर हम औषधियों से हम हवन करें और उनका काढ़ा बना के सेवन करें तो हमें निश्चित रूप से बहुत जल्दी इसमें फायदा मिलता है। दूसरा लाभ क्या है कि वायु की शुद्धि। ये यज्ञ द्वारा वायु की शुद्धि के बारे में हम लोग सुनते ही आए हैं। तो शुद्धि के रूप में वो क्या शुद्धि करता है, वो बीमारी के कीटाणुओं का नाश करता है, गैसीय प्रदूषण दूर करता है, फिर वातावरण को भी शुद्ध करता है। हमारे चारों तरफ जो वातावरण है जो दिखता नहीं है, इसमें बहुत तरीके के और भी प्रदूषण हैं, जैसे कि रेडिएशंस। आज हम लोग एक रेडिएशन के समुद्र में जी रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो फ्रिज हो, कोई भी चीज हो, हर चीज हमें कुछ इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक रेडिएशंस निकालती है और हम उससे प्रभावित होते हैं। फिर शोर हमारे चारों तरफ इतना ज्यादा रहता है, ये भी एक पोल्यूशन है। लोगों के विचार कैसे हैं, नेगेटिव चलते हैं, वो भी एक तरीके का प्रदूषण है, क्योंकि विचार भी कभी नष्ट नहीं होते हैं, वो भी चारों तरफ घूमते रहते हैं। फिर पीड़ा तरंगे हमारे चारों तरफ रहती हैं। पीड़ा तरंगों के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि जब किसी कहीं पे हिंसा होती है, किसी पशु का वध किया जाता है या लड़ाई में लोग मारे जाते हैं, तो जो उनकी जो उस समय पेन आता है उनको, वो पेन वेव्स बन के ना एटमॉस्फेयर में रहता है और वो कभी खत्म नहीं होता जब तक कि उसका उपचार ना किया जाए। और कहते तो ये भी है कि इन पीड़ा तरंगों की वजह से ही जो विनाश की इतनी चीजें आ रही हैं, ये प्रकृति उसी का रिटेलिएशन कर रही है।
तो ये भी हमारे वातावरण में एक रहता है जिसको कि यज्ञ के द्वारा हम शुद्ध कर सकते हैं और दूर कर सकते हैं। फिर जल की शुद्धि भी बताया गया है कि जल भी शुद्ध करता है, जल का संवर्धन करता है। अगर हमारे अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स हैं, इसमें भी कुछ संस्थाओं ने प्रयोग करके दिखाया है कि यज्ञ करने से वाटर लेवल काफी इम्प्रूव कर गया। फिर वाटर भी उसमें जैसे पीएच है उसका वो बैलेंस कर देता है। जो मिट्टी है उसकी विशुद्धि काफी कुछ इससे पॉसिबल है, उसमें पौष्टिकता का ये यज्ञ द्वारा संवर्धन होता है। कार्बन की मात्रा में संवर्धन होता है, उसमें कीटाणु की क्रियात्मकता का संवर्धन होता है और बहुत से लाभ होते हैं। तो इसकी वजह से फिर वनस्पति और औषधियों की जो गुणवत्ता है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। और जो कृषि और बागवानी जो फसलें हैं हमारी, उनको जब उनके ऊपर ये प्रयोग करके देखे गए हैं यज्ञ के, तो ये देखा गया कि वो बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव मिलता है। बीमारियां नहीं लगती हैं पेड़ों में, ज्यादा फल आते हैं या सब्जियां आती हैं, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है और उनकी जो क्वालिटी है वो और ज्यादा अच्छी हो जाती है। फिर कुछ लाभ ये भी बताएं, जैसे कि वृक्षों का आज हमारे एक कंसर्न है कि बहुत सी जल्दी आग लग जाती है पेड़ों में, जंगलों में, या कट जा रहे हैं जंगल, तो उनका कैसे हम उनका संरक्षण करें, उनका कैसे संवर्धन करें। तो ये यज्ञ द्वारा ये भी संभव है जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है। फिर जलवायु ऋतु चक्र का नियमीकरण, आज क्या है कि जलवायु भी चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर संकट छाया हुआ है। हम देखते हैं कहीं पे पानी बरस रहा है तो इतना ज्यादा बरस रहा है कि वहां बादल ही फट रहा है, पूरी पूरी गांव और शहरी बह जाते हैं। फिर कहीं पे सूखा पड़ रहा है बहुत ज्यादा, तो ये सब यज्ञ के द्वारा इसका भी नियंत्रण हो सकता है। दूसरा क्या कि प्रकृति अनुकूलन यज्ञ के द्वारा पहले के लोग करते थे। पहले के लोग ऐसे बिजली वगैरह तो इस्तेमाल नहीं होती थी, उन लोगों ने अपनी क्षमताएं यज्ञ के द्वारा इतनी बढ़ा ली थी कि वो प्रकृति के ऊपर पूरा उनका कंट्रोल था। गर्मी सर्दी कैसे कितनी होनी चाहिए वो उसके अपने अनुकूल वो उसको कर लेते थे। तो एक्सेस न गर्मियां होती थी, न एक्सेस सर्दी होती थी, न एक्सेस बरसात होती थी तो वो उसको नियंत्रण यज्ञ के द्वारा कर लेते थे। फिर पहले के लोग जो राजा लोग थे वो बहुत सारे ऐसे साम्राज्य की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाते थे, आपने सुना होगा, राजसूय यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था। फिर भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, प्रजा और पशु संवर्धन के लिए यज्ञ किए जाते थे। तो युद्ध में अपनी विजय के लिए, शत्रुओं के दमन के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए, दिव्य शस्त्रों की प्राप्ति के लिए पहले यज्ञ किए जाते थे। फिर इनके कुछ आध्यात्मिक लाभ भी बहुत सारे हैं। कुछ थोड़े से जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि यज्ञ के द्वारा आप सब जानते हैं कि आत्मा जो है निर्मल बनती है, हमारा मन साफ होता है, व्यक्तित्व हमारा परिष्कार हो जाता है। परिष्कृत व्यक्तित्व यज्ञ करने से आपका व्यक्तित्व परिष्कृत हो जाता है। आत्मबल में आपकी बढ़ोतरी होती है। हमारे जो आध्यात्मिक लक्ष्य हैं उनकी हम पूर्ति करने में सक्षम हो जाते हैं। हमारा आत्मोत्कर्ष संभव है, मोक्ष तक प्राप्त हो सकता है, स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है। सो इस तरीके से प्राण पर्जन्य की अभिव्यक्ति होती है। इस तरीके से जो है ना बहुत सारे लाभ इसके हमारे यहाँ बताए गए हैं उसमें। तो लेकिन क्या है कि अब ये जितने भी लाभ हैं, ये सब तो वेदों में लिखे हैं, पहले के समय की बातें हैं, गुरुदेव ने भी लिखे हैं वांग्मय नंबर 26 में कि ये चीजें होती हैं यज्ञ के द्वारा। परंतु गुरुदेव ये भी कह रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमें ये देखना होगा कि क्या ये प्रतिपादन आज की परिस्थितियों में सही है। क्या जो यज्ञ की अग्नि को दिव्य ऊर्जा में बदलने का और जो यज्ञ से ऊर्जा आती है, प्राणिक ऊर्जा आती है, उसके लिए उसको जो हम विशेष प्रयोजनों के लिए हम निष्पादन कर सके, तो उसकी क्या विधि हमें अवेलेबल है आज के तारीख में, क्योंकि ये विधि व्यवस्था कहीं पे मिलती नहीं है, विलुप्त सी हो गई है। तो गुरुदेव लिखते हैं कि इस संदर्भ में हमें नई खोज करनी होगी। हमें शोध द्वारा ये देखने की आवश्यकता है कि यज्ञ यदि वास्तव में उपयोगी है तो इसे एक प्रामाणिक विज्ञान के स्तर पर विकसित किया जाना चाहिए, ताकि इसके लाभों को देखते हुए लोगों के अंदर उत्साह उठे और वो इसको अपनाने के लिए सहज रूप से उत्साहित हो जाएं। तो लेकिन आज क्या है कि लोग सभी प्रमाण मांगते हैं, जो दिखता है
वो तो उल्टा ही दिख रहा है कि यज्ञ तो हम लकड़ी जला रहे हैं, पर्यावरण को हम नष्ट करे जा रहे हैं, है ना। हम ये देखते हैं कि हम बहुत सारी चीजें जला जला के कार्बन बना देते हैं, इतनी कालिख आती है। तो मुझसे बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि आप का यज्ञ जो है वो इतनी कालिख निकालता है कि छत काली हो जाती, तो ये हमारे लंग्स में भी जाती होगी कालिख, तो हमें भी तो ये इसका नुकसान होता होगा। तो इन सब क्वेश्चंस का मैं जवाब अब आपको अपने रिसर्च के माध्यम से दूंगी, कि जो मैंने कुछ वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं सन 2003 से लेके आज तक, पिछले 18 वर्षों में, उनका निचोड़ मैं सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट में आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। मेरी जो पीएचडी थी ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ थी, और ये वहाँ के मेंबर सेक्रेटरी ने मुझे ये प्रमाणित सर्टिफिकेट दिया था कि जो भी डेटा मैंने यूज किया है, जो भी इस रिसर्च में मैंने अभी मैं आपको जो शेयर करूंगी, ये सारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मेरा ज्वाइंट डेटा था। और जो भी हमने इसमें प्रोटोकॉल्स यूज किए थे वो सारे सीपीसीबी के प्रोटोकॉल्स थे। तो मैंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए एयर पोल्यूशन के ऊपर। हमको ये देखना था कि यज्ञ का क्या प्रभाव पड़ता है। आज का समय बड़ा विषम है, जैसे हम लोग जानते हैं कि पैंडेमिक सब तरफ पूरे विश्व को उसने अपनी चपेट में लिया हुआ है। तो क्या इस पैंडेमिक का सलूशन हमारे यज्ञ के द्वारा निकल सकता है? इसको जानने के लिए हम लोग ये देखेंगे, जो मेरी रिसर्च थी इंडोर पोल्यूशन के ऊपर, माइक्रोबियल पोल्यूशन के ऊपर थी। तो माइक्रोबियल पॉल्यूटेंट्स क्या हैं? जो पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस और दूसरे पैथोजेंस, ये हमारे लिए बीमारी लेके आते हैं। इसमें वायरस भी एक माइक्रोब है। अलग से मैंने वायरस के ऊपर नहीं की, क्योंकि उस समय तक वायरस की फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल थी। तो जो फैसिलिटी सीपीसीबी में अवेलेबल थी, मैंने उनके ऊपर ही किया। मैंने हवन का प्रभाव देखने के लिए वातावरण में जो कीटाणु हैं, एक दिन पहले हवन के पूरी बैकग्राउंड सैंपलिंग की, और फिर हवन वाले दिन सैंपलिंग की। फिर उसका प्रभाव कितने दिन तक पड़ता है, इसको 7 दिन तक मैंने देखा। सिर्फ 7 दिन तक सैंपलिंग करते चले गए, और उसके रिजल्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग आए, बहुत ही चौंकाने वाले थे। मैं आपके सामने दिखा रही हूँ कि जो यज्ञ के पहले, अगर हम देखें, ये राइट साइड में जो ग्राफ है, ऊपर की जो लाइन है ये बैक्टीरियाज हैं। जो पहले एक दिन पहले थे 90 थे, जिस दिन हवन किया ये घट करके 37 रह गए। उसके एक दिन बाद ये घट करके 16 रह गए। उसके 4 दिन बाद ये घट करके 9 थे, और उसके 7वें दिन बाद भी ये मात्र 7 ही थे। यानी कि आप ये देखिए कि हवन हमने एक दिन किया, परंतु उसका प्रभाव 7 दिन तक बना रहा, जबकि स्थूल तो हट गया हो। एक दिन हमने हवन किया, उसके बाद शाम तक वो हट जाता है। स्थूल का जो भी गैसेस हैं एनवायरनमेंट में, वो भी खत्म हो जाती है 24 घंटे के अंदर। लेकिन उसके बाद भी उसका जो प्रभाव था वो 7 दिन तक बना रहा। सिमिलर रिजल्ट्स जो थे, अगर आप देखेंगे, फंगस के ऊपर भी दिखाई पड़े। फंगस बैकग्राउंड में एक दिन पहले 32 कॉलोनीज थी उसकी काउंट करके, उसके बाद जिस दिन हवन किया ये घट करके 10 रह गई, और उसके एक दिन बाद ये 8 थी, और 7वें दिन भी ये 4 थी। यानी कि इनका भी आप देखेंगे 88% की कमी थी 7वें दिन भी। और पैथोजेंस बैकग्राउंड में 14 थे, हवन वाले दिन ये घट करके 4 रह गए, और उसके बाद भी ये 7वें दिन तक भी इनका इफेक्ट बना रहा, और ये 4 थे। 4 दिन के बाद ये 1 हो गया था, मतलब बहुत ही कम हो गया था। फिर ये 7वें दिन भी इनकी संख्या 4 थी। तो अब ये देखिए, ये जो रिजल्ट्स हैं ये क्या बताते हैं? ये बड़ा विलक्षण प्रभाव बताते हैं यज्ञ का। जब हम यज्ञ की बात करते हैं, हम तो खाली हवन सामग्री भी जला के देख सकते हैं, वो भी किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगी। लेकिन यहाँ पे हवन जब मैंने किया तो क्या हुआ? हवन करने के बाद जो एटमॉस्फेयर है, वो कहते हैं कि एटमॉस्फेयर को ये बैक्टीरियोस्टैटिक बना देता है। ये क्लेम करता है, हमारे वेदों में क्लेम किया गया कि ये कीटाणु रोधक वातावरण को बनाता है। और यहाँ पे हमने वही चीज देख ली कि हवन तो हमने एक दिन किया, परंतु 7 दिन तक हम उसके प्रभाव को देखते जा रहे हैं कि वो और अधिक वो इफेक्टिव होता जा रहा है। और 7वें दिन भी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ही कीटाणु थे। देखिए, बैक्टीरिया और पैथोजेंस सारे हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं। इनमें से बहुत से फ्रेंडली बैक्टीरियाज भी होते हैं, बहुत से फ्रेंडली फंगस भी होते हैं जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं। तो यज्ञ के द्वारा, और जब हम देखते हैं ना, एलोपैथिक में हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं,
उसमें क्या फर्क होता है कि एंटीबायोटिक्स बिना ये देखे कि कौन से अच्छे बैक्टीरियाज हैं खत्म करती है, वो सारे खत्म कर देती है, आपके अच्छे भी और बुरे भी, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को लाभ देंगे वो भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ जो है, जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, जो हानिकारक पैथोजेंस हैं, उनको ही खत्म करता है। तो ये जीरो तो नहीं होते बैक्टीरिया फंगस, पैथोजेंस जीरो हो जाते। पैथोजेंस मेरे कई बार जीरो हो गए, कई एक्सपेरिमेंट्स मैंने 2 साल में किए थे इनके ऊपर, माइक्रोब्स के ऊपर, और कई बार इनके मैंने देखा कि इफेक्ट जो था इतना ज्यादा था कि बाद में जीरो ही हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था जो हम लोगों ने किया। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट लखनऊ में कुछ साइंटिस्ट्स ने किया था, बोटानिकल, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, NBRI। उन्होंने क्या किया कि पहले आम की लकड़ी जलाई या कोई लकड़ी जला करके धुआं किया। 1 घंटे जलाने के बाद उन्होंने वातावरण में कितने बैक्टीरियाज थे वो देखे, वो लगभग 345 थे। उसके बाद उन्होंने आधा किलो हवन सामग्री जला दी। एक साथ इकट्ठा जब इतनी मात्रा में उन्होंने हवन सामग्री जलाई और कमरे के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, तो उन्होंने देखा कि ये घटते घटते आधे घंटे में, 1 घंटे में ये 28 थे और 4 घंटे में ये मात्र 3 रह गया था, मतलब खत्म ही हो गए थे ये। और फिर 24 घंटे में काफी कम रहे। 24 घंटे के बाद जब उन्होंने खिड़की दरवाजे खोल दिए तो बाहर से अंदर आने लगे, परंतु चूंकि इन्होंने हवन नहीं किया था तो एटमॉस्फेयर बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं बना और उनके नंबर्स ये बढ़ते चले गए। तो ये एक प्रयोग था उनका, साइंटिस्ट का, जिसमें उन्होंने हवन तो नहीं किया, हवन सामग्री जलाई, और फिर भी उनको ये प्रभाव मिला कि उसको जलाने से स्थूल प्रभाव जो था वो उनको मिल गया कि तुरंत बैक्टीरिया जो थे ना 4 घंटे में खत्म हो गए। मैंने मात्र 75 ग्राम हवन सामग्री का प्रयोग किया था और उससे 60 से 70% हमारे कीटाणु हवन वाले दिन कम तुरंत हो गए थे। परंतु चूंकि वातावरण कीटाणु रोधक हो गया था और एनर्जी उसकी शायद बनी रही होगी, तो वो 7 दिन तक उसका प्रभाव हमें दिखता रहा। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे अपने प्रयोग के ऊपर। एक जनरली जो लोगों का आक्षेप ये रहता है कि किसी भी धुएं से कीड़े भाग जाते हैं तो हम यज्ञ ही क्यों करें, और आपका यज्ञ भी इतना धुआं निकालता है तो ये भी प्रदूषण कारक होता है, तो इसको क्यों हम इतना प्रोत्साहित करें आज के समय में। ये बड़ी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, जो आजकल तो बड़ी एयर प्योरीफायर्स आ गए, इतने सारे आ गए, तो आप इसको क्यों रिकमेंड करते हो। तो मैंने ये हवन, एक जगह पे हवन किया और एक जगह पे साधारण धुआं किया। ये 2 एक्सपेरिमेंट साथ साथ किए और इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में जो रिजल्ट्स थे ये बड़े इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि एक ही दिन एक ही साथ 2 जगह पे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक जगह जहां पे हवन किया वहां पे हम आपको बताएं कि बैकग्राउंड में बैक्टीरिया जो आए थे वो 52 थे, उनकी कॉलोनीज। हवन किया, ये घट करके 31 रह गए और उसके 2 दिन बाद भी ये घटे रहे और ये 11 ही आए। जबकि जहां पे हमने सिर्फ साधारण धुआं किया गया था, जिसको हम नॉन यज्ञ कहें या साधारण धुआं कहें, पोल्यूशन कहें, जो भी, वहां पे बैकग्राउंड में 27 थे। जिस दिन धुआं किया ये बढ़ करके 49 हो गए और उसके एक दिन बाद और बढ़ करके 57 हो गए। अब आप ये देखिए कि 2 जगह पे साथ साथ हम हवन और धुआं कर रहे हैं, दोनों का लेकिन रिजल्ट्स कितने उल्टे आए। जहां पे यज्ञ किया वो ट्रेंड वही मिला मुझे कि वो घटने लगे और घटे रहे, जहां पे मैंने साधारण धुआं किया वहां वो बढ़ गए। तो ये ट्रेंड एक फंगस में भी दिखा मुझे। फंगस में भी जहां पे हमने हवन किया था वहां बैकग्राउंड में 19 थे और हवन के 2 दिन बाद घट करके 6 रह गए थे। लेकिन जहां पे साधारण धुआं किया गया था वहां फंगस पे प्रभाव उसका ये रहा कि ये 7 से बढ़ करके 12 हो गए जिस दिन धुआं किया, और उसके एक दिन बाद ये बढ़ करके 25 हो गए, यानी कि 257% की बढ़ोतरी हो गई है। इसी प्रकार से हम अगर पैथोजेंस को देखें तो पैथोजेंस में भी जहां पे हवन किया बैकग्राउंड में 3 थे, 3 से घट करके ये 2 दिन बाद 2 रह गए। लेकिन जहां पे हमने साधारण धुआं किया गया था वहां पे ये बैकग्राउंड में तो 2 थे, लेकिन ये जिस दिन धुआं किया वहां बढ़ के 12 हो गए और उसके बाद एक दिन बाद भी ये 4 बन गए। आप ये देखिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं हमारे, आप लोग नोट भी कर लें
क्योंकि ये यज्ञ को साधारण धुएं से बिल्कुल अलग कर देते हैं। क्या हुआ कि जहां पे हमने यज्ञ किया वहां तो ये मेडिकेटेड धूम्र निकला, औषधीय धूम्र निकला, और उससे जो प्रोडक्ट्स बने इन्होंने एटमॉस्फेयर में सारे एटमॉस्फेयर को एकदम कीटाणु रोधक बना करके और खत्म किया। परंतु जहां पे हमने साधारण धुआं किया था वहां पे क्या हुआ कि वो प्रदूषण था। प्रदूषण से इनको भोजन मिल जाता है कीटाणुओं को, और ये कीटाणु जो है ना बढ़ जाते हैं। आप देखेंगे कि ये 111 से लेकर 257% तक की इनकी बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये एक प्रभाव था जो कि साधारण धुआं और यज्ञ का धुआं चाहे आंखों से देखने में एक जैसा दिख रहा था, परंतु जो गुरुदेव ने लिखा है कि जमीन आसमान का अंतर होता है, वो वाकई यहाँ पे जमीन आसमान का अंतर आपको दिखा कि जो साधारण धुआं किया था यहाँ पे गंदगी पनपी, गंदगी से कीटाणुओं को भोजन मिला और ये पनप गए, ये बढ़ गए। हम लोग कहते भी हैं कि जहां गंदगी होती है वहां पे बीमारियां आती हैं, और वो यहाँ पे हमारे साफ दिख रहा है कि जहां पे गंदगी हुई, साधारण धुआं था वो प्रदूषण किया उसने, परंतु जहां पे हमने हवन किया धुआं तो वहां भी निकला, लेकिन वहां उस धुएं से जो औषधीय तत्व निकले उन्होंने बैक्टीरिया, फंगस, पैथोजेंस, बाकी पैथोजेंस को ना खत्म किया। तो अब आते हैं हम इस पे कोविड की बात पे। कोविड क्या है? वो भी एक माइक्रोब है, छोटा सा कीटाणु है, जिसको अभी भैया ने उसमें से पढ़ के भी बताया कि गुरुदेव ने कि उन्होंने कि जितने भी ये कीटाणु माइक्रोब्स होते हैं इंक्लूडिंग वायरस, ये सारे यज्ञ से प्रभावित होते हैं। और वायरस पे अलग से तो मैंने नहीं किया, लेकिन आज के समय पे अगर हम ये देखें कि हम माइक्रोब्स के ऊपर अगर इसका काम सकारात्मक आ रहा है, ये कीटाणु रोधक एटमॉस्फेयर बना ही रहा है, तो ये वायरस के ऊपर भी डेफिनेटली काम करता है। और यज्ञ की बात अगर हम करें तो यज्ञ का जो उपचार है ये एक समग्र उपचार जो गुरुदेव कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि ये सिर्फ आदमी का ही उपचार नहीं करता कि हमने अगर धूम्र अपने अंदर ले ली तो हमारे अंदर शरीर के जो कीटाणु थे वो नष्ट हो गए और हम स्वस्थ हो गए। खाली इतना ही नहीं होता, यज्ञ क्या करता है, 3 तरफ से उपचार करता है। पहले तो हमारे अंदर के रोगाणु नष्ट करता है और बाहर के रोगाणु नष्ट कर देता है, तो अंदर के भी खत्म हो गए, बाहर के भी खत्म हो गए। लेकिन फिर क्या होता है कि हमारे अंदर ये इम्यूनिटी भी लेके आता है। ये कीटाणु रोधक जो एटमॉस्फेयर बाहर बनाता है, वही एटमॉस्फेयर ये हमारे शरीर के अंदर भी बनाता है। तो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बहुत डेवलप हो जाती है उन रोगाणुओं के लिए जो हमारे शरीर में अंदर आ गए थे। उनको तो लड़के इसने खत्म किया, परंतु उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर देता है। ये इसका दूसरा एस्पेक्ट है। तीसरा एस्पेक्ट इसका ये कि यज्ञ करने से बहुत एनर्जी आती है, प्राणिक ऊर्जा आती है। ये जो ऊर्जा आती है जब ये हम अपने अंदर धारण करते हैं तो ये हमारे शरीर में बल वर्धन करती है। जो हम बहुत पौष्टिक पदार्थ उसमें डालते हैं वो भी हम अपने सांस के द्वारा खींचते हैं, तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बाईपास करता है और सीधे खून में मिल जाता है और हमारे पूरे शरीर के एक एक सेल में जाकर के उसका लाभ पहुंच जाता है, बिना हमें पेट की चिंता किए हुए कि हम कैसे पेट में इतना सारा मेवा डालें तो पेट खराब हो सकता है। तो कोविड की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे वेदों में भी और भी अगर पौराणिक हम प्रसंगों को देखते हैं कि पहले जब ऐसे कोई एपिडेमिक्स आते थे तो राजा लोग 10-10 दिन का यज्ञ, मास स्केल पे यज्ञ करवाते थे और उससे फिर वो उनको इससे राहत मिल जाती थी। आज के समय पे इस लेवल का प्रयोग करने की हमें जरूरत है, क्योंकि तब तो बहुत कम इतनी पॉपुलेशन शायद नहीं रही होगी, एरिया भी इतने बड़े बड़े नहीं रहे होंगे शहरों के। तो आज के समय में जो हमारा ये ग्रह कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है यज्ञ का, कहीं हमें इसी तरीके के कार्यक्रम को आगे लेके जाना है और इसको मास लेवल पे लेके आना है। ये मात्र 4-5 हजार घरों ने हवन जो किया उससे थोड़ा बहुत असर आता है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि सूक्ष्म जो है वो तो असर आता है, स्थूल के ऊपर कितना असर आता है उसके लिए तो स्थूल ही चाहिए।
तो दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे आप समझ लीजिए कि 42 लाख हाउस होल्ड्स हैं, घर हैं, वहां पे 4-5 हजार घरों में खाली यज्ञ अगर हो रहा तो बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट हम अभी उम्मीद ना करें। परंतु जिस दिन 40 लाख में से 10 लाख घरों में हवन अगर हो गया एक साथ, आप ये यकीन मानिए कि ये डेफिनेटली जड़ के साथ खत्म हो जाएगा। तो हमें अभी इस चीज के लिए बहुत काम करना है, लोगों को प्रोत्साहित करना है, लोगों को इस डेटा को साथ में ले जाके और उनको बताना है कि भाई जो हम यज्ञ की बात करते हैं ये कैसे साधारण धुएं से अलग है। साधारण जो पत्तियां जला के धुआं करता है, आप देखिए वो प्रदूषण होता है। कहीं भी लकड़ियां जलाई जाएंगी ऐसे ही साधारण तो वो प्रदूषण करती हैं, लेकिन जब आप उसमें औषधीय ये सामग्री डाल देते हैं, देसी घी डालते हैं, गुड़ डाल देते हैं, तो देसी घी और गुड़ ये कीटाणुओं को मारने में बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं, इनका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। तो ये हमारे 2 प्रयोग थे जो हमने माइक्रोब्स के ऊपर किए थे। एक प्रयोग हमने खुले में किया था, फिर इसके बाद वायु प्रदूषण की बात करें तो उसमें गैसीय प्रदूषण का भी एक अहम हिस्सा होता है। वायु में सारी गैसेस हमेशा रहती हैं, ऐसा नहीं कि कभी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होती है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के कंपाउंड्स नहीं रहते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती, परंतु उनकी एक मात्रा है। उस मात्रा के नीचे जब वो रहते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा वातावरण का जो क्वालिटी है वो अच्छी है, संतुलित है। परंतु जब इनकी मात्रा उस एक लेवल से ऊपर बढ़ जाती है तब ये प्रदूषण करती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए अहितकारी होती है। तो चूंकि जब हम कुछ भी जलाते हैं, ये सबको पता है कि उसमें कुछ विषैली गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी न किसी तरीके से ये हार्मफुल होती हैं। तो मैंने एक खुले में प्रयोग किया था। इसमें ये कस्तूरबा गांधी मार्ग पे इंडिया गेट के पास 5 कुंडी हवन हुआ था। उसमें पूरी सावधानियां रख के हमने अपना ये 5 कुंडी हवन किया था और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो आए थे इक्विपमेंट्स, उनको हमने हवा की डायरेक्शन में नीचे वहां पे लगाया था ताकि जो भी हवा चलेगी वो हवा यज्ञ के धुएं को उस तक वहां तक ले जाएगी। और पूरी 24 घंटे हमने उनके सैंपल्स लिए थे। हवन के एक दिन पहले बैकग्राउंड में जो था वो जब मैंने टेस्ट किया था तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो थी वो 56 आई थी ppm। उसके बाद ये घट करके एक दिन के बाद ये 29.5 रह गई और उसके एक दिन बाद भी ये घटी रही और 22.5 थी, यानी कि लगभग 60% की इसमें कमी आ गई थी एज कम्पेयर टू बैकग्राउंड एक दिन पहले के कंपैरिजन में। तो ये भी बड़ा अच्छा एक रिजल्ट मिला, क्योंकि जब हम कुछ जला रहे हैं और इतने 5 कुंडों में जला रहे हैं और फिर खुले में कर रहे हैं और 24 घंटे हमने उसकी सैंपलिंग की। हवन तो 2 घंटे में खत्म हो गया था, 3 घंटे में, लेकिन उसके बाद उस दिन की सैंपलिंग हुई, फिर उसके एक दिन बाद भी सैंपलिंग हुई और उसका मुझे इसमें कुछ असर दिखा था। इसी प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड जो थी वो बैकग्राउंड में मात्र 11 ही थी। 11 से घट करके ये हवन वाले दिन 1.5 रह गई और उसके एक दिन बाद ये बिलो डिटेक्शन लेवल चली गई, यानी कि ये 1 से भी कम हो गई थी, यानी कि 96% की कमी आ गई थी। ये भी एक बहुत बड़ा इसमें हमें इसका एक रिजल्ट दिखाई पड़ा कि बढ़ा तो नहीं और ये एक दिन के बाद भी ये घटा रहा। तो ये जो क्रिटिसिज्म हमारे यज्ञ को लेके होती है, लोग कहते हैं, और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े हैं। तो ये प्रयोग जो थे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग भी कहीं कोई आप लोगों से भी इसमें से कोई बात करे या कहे तो आप उनको ये आंकड़े बता सकते हैं। इन्हीं आंकड़ों को मैंने यहाँ पे ऐसे ग्राफिकली दिखाया है कि ये NO2 56 से घट करके ये 29.5 हो गई एक दिन बाद, और उसके बाद ये एक दिन हवन वाले दिन घट करके 29.5 हो गई और उसके बाद ये 22.5 रह गई। और सल्फर डाइऑक्साइड ये बैकग्राउंड में एक दिन पहले तो 11 थी
जिस दिन हवन हुआ उस दिन ये घट करके 1.5 रह गई और उसके बाद ये 1 रह गई। तो ये बहुत अच्छे आंकड़े हैं इनको, और आप लोग आगे भी बता सकते हैं। यही एक्सपेरिमेंट मैंने 1 साल के बाद एक बार और रिपीट किया था, और उसमें भी मुझे लगभग इसी तरीके का ट्रेंड मिला कि ये घटते चले गए थे। तो ये तो हमारे कुछ पीएचडी की स्टडीज थी। इसी पीएचडी की स्टडीज में एक स्टडी मैंने खुले में भी की थी, कीटाणुओं के ऊपर मैंने उसका प्रभाव देखा था कि खुले में क्या प्रभाव होता है। एक बड़ा 24 कुंडीय यज्ञ हुआ था करावल नगर में, वहां पर मैंने जाकर के ये अपने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम ने ये सब इक्विपमेंट्स लगाए थे और माइक्रोब्स के ऊपर स्टडी किया था। वहां भी हमको ये प्रभाव मिला कि हवन के एक दिन पहले के जो बैकग्राउंड थी, जब हवन खत्म हो गया, ये 5 दिन चला था कार्यक्रम, 5 दिन के बाद छठे और 7वें दिन भी ये फंगस और बैक्टीरियाज और पैथोजेंस में कमी दिखाई पड़ी थी। तो इसके बाद अब हम लोग चलिए आते हैं, कुछ हमने अभी प्रयोग किए हैं स्वास्थ्य के ऊपर, जिसको यज्ञोपैथी की बात हम करते हैं कि यज्ञ का हमारे ट्रीटमेंट में क्या प्रभाव आता है। तो गायत्री चेतना केंद्र नोएडा में 11 डायबिटिक रोगियों के ऊपर हम लोगों ने कुछ प्रयोग किए थे। इनको 1 महीने का सत्र में यज्ञोपैथी ट्रीटमेंट दिया गया था, जिसको कि श्री RN सिंह बाबूजी ने और US गुप्ता बाबूजी ने इसका संचालन किया था, और बहुत अच्छे से पूरा 1 घंटे का ये पूरा हमारा प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया में जो रोगी थे उनको हम लोगों ने पहले तो 20 मिनट हम हवन कराते थे, उसके बाद हवन जैसे ही खत्म होता था 10 मिनट उनसे कहते थे मानसिक जप करिए बैठ के सब लोग। तो गुरुदेव का वो गायत्री मंत्र गुरुदेव की आवाज में चलाते थे और 10 मिनट वो लोग उसके साथ साथ मानसिक जप करते थे। उसके बाद 20 मिनट उसी एरिया में उनसे प्राणायाम करवाते थे। तो यज्ञ की जो औषधीय धूम्र होती थी उसकी पॉल्यूटिंग गैसेस तो निकल जाती थी, फिर जो औषधीय धूम्र होता था वो, और साथ में जो प्राण ऊर्जा आती थी वो प्राणायाम के द्वारा वो अपने अंदर खींचते थे। उसके बाद 10 मिनट हल्के फुल्के उनको आसन करवाते थे, और उसके अतिरिक्त उनके कुछ हमने आहार और विहार मतलब उनका जो 24 घंटे की जो टाइम था वो, उसमें वो उनको क्या करना है, क्या खाना है पीना, ये थोड़े से संयम उनको बता दिए थे। इसमें सभी लोगों को जो हमने बात की तो उनके रिजल्ट्स में आपको यहीं पे दिखा देती हूँ। ये अनिल मिश्रा जी एक हैं, उनकी उम्र 68 साल है। इनका ब्लड शुगर फास्टिंग का 200 था पहले, और 1 महीने के बाद वो घट करके 88 आ गया था, और बीपी इनका 400 से 500 रहता था, 400 से 450 रहता था, जो कि दवाइयां ये बहुत लेते थे उसके साथ रहता था, वो घट करके 261 आ गया था। इनकी वाइफ थी गीता मिश्रा जी, उनका 300 था पहले फास्टिंग में, वो घट करके 183 हो गया था, और इनका फास्ट पीपी जो था वो 400 रहता था, वो घट करके 272 आया था। फिर शकुंतला गुप्ता जी मैडम थी, इनका भी इन्होंने अपना रैंडम ब्लड सैंपल जब पहले लिया था तो 160 आया था, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने 1 महीने का सत्र किया उसके बाद ये घट करके 112 इनका फास्टिंग था और 102 इनका पीपी आ गया था। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ब्लड शुगर के लिए जो स्पेशल दवाइयां हमने दी, इनका एक प्रोटोकॉल बना करके हमने इनको किया। इसमें लाइनें क्यों आ रही हैं भाई साहब, इसके ऊपर ये लाइनें क्यों आ रही हैं? अभी मैं देखता हूँ दीदी, अगर कोई कर रहे हैं तो उनको ब्लॉक करते हैं। तो ये डायबिटीज के ऊपर तो बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा ही, लेकिन इसके बाद इससे ज्यादा जो लोगों ने बताया कि उनका पुराना कब्ज ठीक हो गया, किसी को घुटने के दर्द थे उसमें घुटने के दर्द में आराम मिला, किसी का ब्लड ये सांस फूलती थी उनको सांस फूलने में आराम मिला। तो इस तरीके से लोगों ने बताया कि उनकी जो और रोग थे उसमें भी बहुत फायदा मिला।
तो इसके लिए फिर हम लोगों ने एक और यज्ञोपैथी का शिविर किया जोड़ों के दर्द के ऊपर। ये जयपुर में किया था हम लोगों ने मई 2019 में, और इसको हम लोगों ने सिर्फ 10 दिन का एक शिविर चलाया था। इसके बाद हमने सारे रोगियों को बोला था कि आप अपने घर में जाके इसको कंटिन्यू करिए। तो सिर्फ 10 दिन के लिए 5 लोगों ने इसमें भाग लिया था, और इन 5 की मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या ट्रीटमेंट दिया तो हमने ट्रीटमेंट जो था मेनली जोड़ों के दर्द के लिए दिया था, लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे इनको गायनी प्रॉब्लम थी, मैडम चंद्रकला शर्मा है, इनकी गायनी प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा थी। 10 दिन के शिविर में जब इन्होंने भाग लिया तो उसमें 70% इनको आराम मिल गया। फिर इनको बीपी की शिकायत रहती थी, बीपी में 50% आराम मिल गया। एसिडिटी इनको बहुत रहती थी, उसमें भी इनको 50% आराम मिल गया। घुटने के दर्द में भी इनको 10 दिन में 50% आराम मिल गया। इनको नींद की प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती थी, उसमें भी इनको 50% आराम मिला। ओवरवेट थी, इनका वजन भी 10 दिन में 3 किलो घट गया। और इनके अंगूठे में स्वेलिंग रहती थी जो ठीक ही नहीं होती थी, वो घट करके बिल्कुल शून्य हो गई। मतलब 100% इनको 10 दिन में रिलीफ मिल गया। वो बहुत खुश थी कि मेरा तो अंगूठे की स्वेलिंग जो कभी नहीं जा रही थी वो ठीक हो गई। इसी तरह से गीता गोयल मैडम हैं 59 ईयर्स की, इनको बैक एक रहता था, बहुत लंबा ट्रीटमेंट ले चुकी थी कई अस्पतालों में, बट उनको कोई आराम नहीं मिला था। वो 10 दिन के ट्रीटमेंट में इनको 80% बैक एक में आराम मिल गया, और इनके घुटने में भी दर्द रहता था, उसमें 20% आराम मिल गया। फिर उसके बाद यशोदा भाटिया मैडम हैं, इनको बैक एक रहता था, इन्होंने भी काफी लंबे ट्रीटमेंट लिया था कई अस्पतालों से, बट उसमें आराम नहीं मिला था। इसमें जब इन्होंने 10 दिन में ट्रीटमेंट लिया तो बता रही थी कि लगभग 60% इनको आराम मिल गया है। और इनके पैरों में नीचे जलन का सेंसेशन रहता था नीचे के पैरों में, उसमें भी ये बता रही थी कि 10% थोड़ा आराम मिला है। फिर राधा वल्लभ मैडम हैं, 75 साल की हैं, इनके पैरों में स्वेलिंग रहती थी 10 सालों से, जब से इन्होंने अपना बाईपास सर्जरी कराई थी। ज्वाइंट्स पेन रहता था, इनके पैरों में दर्द भी रहता था। ये बता रही थी कि इनको सभी समस्याओं में लगभग 10 दिन में 80% रिलीफ मिल गया था। स्वेलिंग भी उतर गई थी पैरों से, इनकी ज्वाइंट्स पेन में भी काफी कमी आ गई थी। ऐसे ही पन्नालाल सोनी जी थे, उन्होंने उनके प्रॉब्लम थी, वो सांस नहीं ले पाते थे, गहरी सांस नहीं ले पाते थे, हल्की हल्की सांस लेते थे। उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, 3 हार्ट अटैक उनको हो चुके थे, हम लोग भी थोड़ा घबरा रहे थे उनको लेने में, परंतु उनको 10 दिन जब उन्होंने शिविर में भाग लिया तो ये बता रहे थे कि अब वो काफी कंफर्टेबल है सोने में भी, और सांस भी उनकी पूरी अच्छे से जा रही थी, और उनकी हार्ट की एफिशिएंसी मात्र 25% ही रह गई थी। तो लेकिन जब वो गहरी सांस लेने लगे थे, कंफर्ट उनको मिल गया, तो वही कह रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 80% रिलीफ मिल गया है। मतलब लेकिन ये उनका परसेप्शन ही था, इस पे कोई साइंटिफिक उन्होंने कोई टेस्ट नहीं करा के दिया। तो मैं ये जो यज्ञोपैथी के कुछ हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, क्लिनिकल ट्रायल्स इसको हम कहेंगे, बहुत छोटे स्तर पे ही किए थे, लेकिन हमें जो इसके रिजल्ट्स मिले ये बड़े प्रोत्साहन हमें इन्होंने दिया। अब हम लोग इसको एक थोड़े लार्ज स्केल पे करना चाहते हैं। अभी जयपुर में एक वेदना केंद्र उन्होंने खोला है, सुशील कुमार शर्मा जी भाई साहब हैं, और भी वहाँ पे जो लोग भाई साहब लोग हैं, उन लोगों ने एक वेदना केंद्र खोला है, गायत्री वेदना केंद्र। उसमें पीड़ा निवारण के लिए कई उन्होंने बेड्स लगाए हैं। तो ये हम लोगों का एक प्लान है कि हम यज्ञोपैथी को वहाँ पे एक सिस्टमैटिकली, जो भी रोगी आएंगे जो वहाँ पे भर्ती होंगे, हम उनमें से कुछ रोगियों को इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे करके फिर इसको एस्टैब्लिश करेंगे। अभी तो ये हमारी जर्नी शुरू हुई है और इसको काफी दूर तक ले जाना है हमें। और मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इसी एरिया में हेल्थ के ऊपर बाबा रामदेव जी ने काम करने का ठान लिया है। उन्होंने अपना एक पूरा शोध इसके ऊपर शुरू किया, बहुत ही लार्ज स्केल पे वो लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। रोज ही उनके हमें वीडियोस मिलते हैं, अलग अलग बीमारियों पे उन्होंने जिनको ठीक किया है, तो उनके सबके अनुभव वो वीडियोस बना बना के ना शेयर करते हैं। तो गुरुदेव की मुझे वो बात याद आती है कि ये तो महाकाल का काम है,
अगर हम नहीं करेंगे तो महाकाल किसी न किसी से करवा ही लेगा। तो ये है कि हम लोगों को अपने गायत्री परिवार के जितने भी हम लोग हैं जो यज्ञ को इतना मानते हैं और हम इसकी महिमा जानते हैं, तो लोगों को हम बताते हैं। हमें भी इसके थोड़ा ऊपर सोचना चाहिए कि क्या ये प्रयोग, ये जो रिसर्च है, हम सब मिलकर यदि करेंगे ना, तो एक सामूहिकता की जो एक महत्व है, जो एक इतनी सारी आवाजें आएंगी सब तरफ से कि भाई मैंने किया, मुझे ये रिजल्ट मिले, मैंने किया, मेरे यहाँ भी मुझे फायदा हुआ। तो ये और कुछ नहीं तो चलिए अनुभव के ही तरीके से हम लोग अगर शेयर करें तो उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप कभी पतंजलि के अगर आप लोग वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो जैसे योगा जब वो कराते थे प्राणायाम के सत्र में, तो वो सबसे खड़े होके पूछते थे ना कि भाई तुम्हें क्या फायदा हुआ, तुम्हें क्या फायदा, लोग बताते थे अपने अनुभव। तो ऐसे ही इसमें यज्ञ में भी लोग अपने अनुभव बता रहे हैं कि कैसे उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, फिर उन्होंने यज्ञ का ट्रीटमेंट लिया और कैसे हफ्ते के अंदर ही वो उठ के खड़े हो गए और चलने लगे। तो उसको सुन के भी लोगों के अंदर एक सकारात्मक प्रभाव मिलता है। तो भाई साहब आगे ले या अब यहाँ पे रुक जाएं? अभी तो 12 मिनट का समय है, थोड़ी देर और समय है। 7 ठीक मिनट। है, ठीक है, ठीक है। तो अब एक हम आपके सामने बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट शेयर करने जा रहे हैं कि यज्ञ के बारे में हम सुनते हैं कि यज्ञ जो है हमारी जो प्राणिक एनर्जी जो होती है, प्राणिक ऊर्जा, उसके ऊपर प्रभाव देता है, क्योंकि यज्ञ से प्राणिक ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में आती है। परंतु उसको हम नाप के देखना चाहते थे कि कैसे होती है। तो एक केलियन फोटोग्राफी का कैमरा आता है जिससे हम ऑरा स्कैन कर सकते हैं। किसी भी इंसान के अंदर आपको पता है कि 7 चक्र होते हैं और हर ऑर्गन में कुछ ना कुछ एनर्जी का एक लेवल होता है, अलाइनमेंट होता है। लेफ्ट से राइट के ऑर्गन्स का कितना अलाइनमेंट है, जब ये दोनों लेफ्ट का ब्रेन राइट का ब्रेन अलाइंड होगा तो हमारी सोच बिल्कुल संतुलित और स्पष्ट रहेगी। यदि हम लेफ्ट और राइट में अगर बैलेंस नहीं होगा तो हम बिखरे बिखरे रहेंगे। ऐसे ही हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी है कि अगर लेफ्ट का ऑर्गन और राइट का एनर्जी जो है ना अगर बैलेंस नहीं है तो हमारे अंदर बीमारियां रहेंगी। तो हमने 31 जनवरी को 7 लोगों पे एक प्रयोग किया था जिसमें हमने यज्ञ के पहले उन लोगों की ऊर्जा नापी और यज्ञ के बाद उसका प्रभाव देखने के लिए कि क्या प्रभाव आया उन चेंज में, उनकी ऊर्जा नापी। और उसमें हमने उनके चक्रों का अलाइनमेंट देखा, चक्रों की एनर्जी देखी, आंतरिक अंगों की एनर्जी और संतुलन देखा, मानसिक जो दबाव, जो स्ट्रेस जिसको कहते हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस के ऊपर क्या प्रभाव आया, और इस तरह से मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एनर्जी में क्या आया। तो एक रिपोर्ट में जस्ट आपको एग्जांपल के लिए दिखाना चाहती हूँ। ये मनीष कुमार जी थे दिल्ली के, उनके ऊपर किया था। ये हमारा बायोवेल का कैमरा है और ये कैमरा जो है ये लैपटॉप से कनेक्टेड होता है, सॉफ्टवेयर इसका है। हम इसमें जो भी व्यक्ति होता है उसकी एनर्जी पहले लेते हैं तो ऐसी उसकी ऑरा निकल के आती है। तो ये आप देखेंगे चक्र जो थे मनीष भैया के, यज्ञ से पहले इनके चक्रों की जो एनर्जी थी वो 92% नहीं, अलाइनमेंट था वो 92% था। और ये थोड़े से आप देखेंगे हिले हुए थे, जबकि ये भी बहुत अच्छा इनका अलाइनमेंट है। भैया खुद एक साधक हैं। परंतु यज्ञ करने के बाद उसी दिन आप देखेंगे कि 96% इनकी अलाइनमेंट हो गया। सब चक्र जो थोड़े थोड़े इधर उधर हिले थे काफी कुछ अलाइंड हो गए। ये यज्ञ का जो हम कहते हैं ना कि यज्ञ से प्राणिक ऊर्जा आती है और हमारी बीमारियां वो ठीक कर देती है, तो उसका एक मैनिफेस्टेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चक्रों का संतुलन इम्प्रूव होता है। फिर ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी एनर्जी जो है यज्ञ से पहले इनकी इस टाइप की थी और यज्ञ के बाद जो है वो ऐसी हो गई, काफी इम्प्रूव हो गई थी। लेफ्ट और राइट ऑर्गन्स की, लेफ्ट ऑर्गन्स की, ये राइट ऑर्गन्स की है। और ये ओवरऑल जो ऑरा एनर्जी है, बायो एनर्जी उनकी यज्ञ से पहले थी 38 जूल्स और उसके यज्ञ के बाद ये इम्प्रूव होकर के 42 हो गई थी। मतलब ये बहुत अच्छी बढ़ गई थी। जनरली लोग के 1 या 2 ही बढ़ते हैं या उतना ही रहता है। यज्ञ एक बार करने से एनर्जी थोड़ी देर के लिए आती है, निकल भी जाती है,
पर ये हमने इनकी यज्ञ करने के करीब 1 घंटे के बाद इनकी एनर्जी नापी थी। 1 घंटे के बाद भी ये इनकी एनर्जी 42 जूल्स थी, जो कि 4 पॉइंट्स बढ़ गई थी, 4 जूल्स बढ़ गई थी। और ये हम अगर देखें हमारी बॉडी में लेफ्ट एनर्जी, सामने की एनर्जी, राइट की एनर्जी, ये इनकी है। तो यज्ञ के पहले येलो वाली बार है और यज्ञ के बाद ब्लू वाली बार है। तो लेफ्ट की एनर्जी से राइट, ये लेफ्ट की एनर्जी आप देखेंगे यज्ञ के पहले कम थी, थोड़ी बढ़ गई थी। ऐसे ही सामने की एनर्जी, फ्रंट एनर्जी भी लेफ्ट से और राइट में ये यज्ञ से पहले से यज्ञ के बाद में इम्प्रूवमेंट है। और ऐसे ही राइट की एनर्जी में भी इम्प्रूवमेंट है, और ये इसमें भी इसमें भी ओवरऑल भी इम्प्रूवमेंट है। और ये एक ओवरऑल रिपोर्ट जनरेट होती है जिसमें हम स्ट्रेस देखें तो इनका स्ट्रेस लेवल पहले ज्यादा था, 3.28 था, ये थोड़ा सा बढ़ गया था 3.41। वो शायद इसलिए क्योंकि ये गर्मी और उतनी देर बैठना 3-4 घंटे, तो आदमी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, तो ये कभी बढ़ जाता थोड़ा। जो एनर्जी है, अगर आप देखेंगे तो एनर्जी इनकी पहले 38.5 थी, ये बढ़ करके 42.4। और जो इनका ऑर्गन्स का बैलेंस था वो पहले ज्यादा था, मतलब बैलेंस था, ये इम्प्रूव हो गया था। और इनका जो इंटरनल बैलेंस था लेफ्ट राइट का, वो बना रहा, 97.8 था पहले भी और बाद में भी। देखना है तो इसका अनम्यूट किया हुआ है, कौन सा वाईफाई का मॉडल, प्लीज म्यूट कर लें अपने आप लोग, जिनके भी अनम्यूट हैं और प्लीज फाइनल कर लें। ठीक है, अगर हम 3 महीने का पे करें तो एक और क्या लगाने कह रहा है वो भी लिख के दे दो। ठीक है ना। मैंने सबको म्यूट कर दिया है, एक बार आप दीदी जी, अपने जी। आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मैंने कर नहीं लिया। पता चल रहा था। हाँ, थैंक यू। तो एक हम लास्ट और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है कि हम कहते हैं ना कि यज्ञ से इंसान के अंदर प्रसन्नता आती है, यज्ञ हमसे हमें शांति मिलती है। तो इसको नाप के देखने के लिए एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स मीटर। ये एक तरीके का आपके जो अंदर की जो भावनाएं हैं, वो कितना आप स्ट्रेस में हैं या कितने शांत हैं या कितने हैप्पी हैं, उसको ये मेजर करता है, काफी कुछ सही करता है ये। इसका जो प्रिंसिपल है वो ये GSR होता है, गैल्वेनाइज्ड स्किन रेस्पॉन्स। क्या होता है ना कि हमारी जो स्किन होती है ये बहुत अच्छी कंडक्टर होती है, तो हम जब स्ट्रेस में आते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल जो रिस्पॉन्स आता है वो हमारा बढ़ जाता है, उसको ये नापती है। तो जितना ही हमारा मन शांत होगा, हमारी स्किन की कंडक्टिविटी उतनी, उसमें रिस्पॉन्स जो है वो कम आएगा। तो जितना नंबर्स इंडेक्स कम होंगे हम उतने ही हैप्पी होंगे। तो अगर हम इसका ये यहाँ पे लेवल देखें तो 1 से 20 तक अगर किसी का इंडेक्स आ रहा है इसको इससे नापने पे, तो वो मोस्ट हैप्पी है, बहुत हैप्पी है, मतलब बहुत मन उसका शांत है। फिर अगर किसी का 20 से 50, एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, 20 से 50 आ रहा है तो उसका मतलब हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में है, बट ठीक ठीक है, मतलब वो ठीक है, ही इज नॉट स्ट्रेस्ड। 50 से 75 तक में वो स्ट्रेस्ड फ्रेम ऑफ माइंड में है, और 75 से ऊपर यदि उसका इंडेक्स आता है तो वो डिप्रेशन में है, मतलब बहुत ज्यादा है। तो इसको देखते हुए फिर हम लोगों ने हमारी टीम गई थी शांति कुंज, और शांति कुंज में हमने कई 15 लोगों को इसके लिए चुना था, और उनका हमने पहले भी लिया दाहिने हाथ में और बाहिने हाथ से, दोनों के हमने उनके लिए थे, और उसके बाद हवन की कराया उनको, फिर उनका दोबारा बाद में लिया रीडिंग। तो ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाली जो लाइन है येलो वाली, ये पहले की है, हवन के पहले वाली है, और जो ब्राउन वाली लाइन है नीचे वाली, ये हवन के बाद की है। तो यदि आप देखेंगे तो मतलब इनके नाम भी लिखे हुए हैं, और इनके जो इंडिसेस हैं वो भी लिखे हुए हैं। तो आप सभी में देखेंगे कुछ ना कुछ कमी आई है, नहीं तो या तो बिल्कुल सेम रहा है या 1-8 पॉइंट की कमी आई है, बट आई है। ये डिपेंड करता है कि आप उसमें यज्ञ में बैठे हैं तो आपने कितने मनोयोग से यज्ञ का लाभ लिया है।
यदि हम सिर्फ क्रिया करके चले आते हैं तो ज्यादा लाभ नहीं है, परंतु जो लोग बैठे थे उनको बता दिया था हमने कि आप लोग जब यज्ञ करेंगे तो उसमें पूरे ध्यान के साथ बैठिएगा, उसकी एनर्जी अपने अंदर लीजिएगा। तब उन लोग आकर के जब बैठे हैं, हमने उनको 5 मिनट बैठने के बाद उनका नापा था। तो ये उनके राइट हैंड का था और ये लेफ्ट हैंड का है। अगर आप लेफ्ट हैंड का भी देखें तो भी सबके आप देखेंगे पहले ज्यादा थे, बाद में कम हो गए। 11, 14, 45, जिनके 49 था 45 हो गया, जिनका 73 था वो घट करके 14 रह गया। मतलब कोई थे जो बहुत ज्यादा पहले आए थे तो स्ट्रेस्ड थे, लेकिन बाद में उनका आप देखिए घट करके, मतलब एक ही बार हवन करने से उनका 14 पे आ गया था। यही है कि किसी का फर्क बहुत ज्यादा आया, किसी का ज्यादा फर्क नहीं आया। इसमें यही है कि जो यज्ञ में बैठा है बंदा, वो कितना ध्यान से यज्ञ में मनोभाव के साथ, पूरी भावनाओं के साथ यज्ञ में जुड़ करके उसका अपना प्रभाव लेना चाह रहा है। तो जब हम ये खुशी की बात करें या हम ये बात करें कि मन की शांति यज्ञ से मिलती है, तो इसका कोई मीटर अभी तक तो था ही नहीं ना, कोई इसको मेजर कर पाता था डायरेक्टली। तो ये एक हमने एक्सपेरिमेंट करके और ये दिखाने की कोशिश की है कुछ लोगों के ऊपर। तो 8 बजने वाला, मेरे ख्याल से भैया यहीं पे रुकती हूँ मैं। जी, प्रश्न उत्तर ले लेते हैं जिनको कुछ जी। प्रश्न करने होंगे। तो अगर किन्हीं के पास कोई प्रश्न हो तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। ये हैप्पीनेस इंडेक्स मीटर मिलता कहाँ पे है? ये ऑनलाइन मिल जाता है, आप ऑनलाइन देखेंगे, अगर सर्च करेंगे तो ये ज्यादा महंगा भी नहीं है। मैंने तो तब 1000 की 1200 कितने का था बस हाँ, ये कहीं फरीदाबाद में इसकी कंपनी। हाँ, मेरे ख्याल से ऐसे ही होगा। आप इसको अगर इनविजिबल, ये हैप्पीनेस इंडेक्स मीटर करके ही चेक कर ले, या जो इसमें नाम लिखा था मैंने दिखा था ना, नाम क्या? इनविजिबल इनविजिबल डॉक्टर, इनविजिबल डॉक्टर, इनविजिबल डॉक्टर है शायद। हाँ, इनविजिबल डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप हैप्पीनेस इंडेक्स, इसी से आप करके सर्च कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा। मैम मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इस तरह का प्रेजेंटेशन पहली बार सुना है यज्ञ को लेके, एंड आपने जिस तरह से सारे प्रूफ वगैरह दिए हैं, तो मतलब मेरी तो हिल गई दिमाग की कि इतना सब कुछ, इतना फायदा यज्ञ से यदि हो सकता है। वैसे मैं म्यूनिक में से कनेक्ट किया हूँ, तो क्या ये पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन आप शेयर कर सकते हैं? जी, मैंने भाई साहब को ही भेजा हुआ है। भाई साहब आप इन लोग के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो लोग भी, जिनको भी चाहिए तो प्रदीप भाई साहब से आप ले सकते हैं। ठीक है, और आपको बस थैंक यू कहना चाहता हूँ फॉर ऑल योर ग्रेट वर्क। थैंक यू सो मच। आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज कट रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी।